नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न सीरीज 11 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सहित व्याख्या करना। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? अर्थात हेडलाइन मुद्रास्फीति को निम्न में से कौन से सूचकांक से माना जाता है, मापा जाता है? पहला है जीडीपी डिफ्लेटर, दूसरा है सीपीआई AL/RL, सी CPI IW और D WPI। तो इसका आंसर है WPI अर्थात भारित मूल्य सूचकांक से हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत, आपने आयुष्मान भारत कार्ड को देखा होगा। ये प्रधानमंत्री द्वारा एक संचालित स्वास्थ्य संरक्षण मिशन है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाना है, अर्थात स्वास्थ्य की पहुंच लोगों के मध्य करवानी है। तो हाल ही के दिनों में अनुमोदित आयुष्मान भारत निम्नलिखित स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया? अर्थात आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया? पहला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अर्थात इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया है कि राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना को शामिल किया गया है कि ए और बी अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया है? तो हम इसमें ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो है हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया है और उसके साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शामिल किया गया है। तो अर्थात आयुष्मान भारत को एक प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास 2 कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। कथन नंबर 1 क्या कहता है? सांकेतिक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में सांकेतिक योजना अधिकतर लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा, परिप्रेक्ष योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है, जहां यह योजना प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात परिप्रेक्ष्य योजना समाजवादी देशों द्वारा लगाया जाता है, जहां पर हम सोशलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं तथा इसके हर पहलू को जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला, केवल 1 या केवल 2 या 1 और 2 दोनों या कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अर्थात सांकेतिक योजना को मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में सांकेतिक योजना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न फसलों को भारत की सबसे बड़ी आयातित फसल के रूप में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। दाल, लकड़ी या लकड़ी से बने पदार्थ, खाद्य, सब्जी, तेल, जिसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। ठीक है। तो कौन सी सबसे बड़ी आयातित चीज है, मद है, फसल है? पहला 1, 2, 3 अर्थात दाल, लकड़ी और सब्जी तेल। बी, खाद्य तेल, लकड़ी या दाल। सी ऑप्शन, लकड़ी, खाद्य तेल या दाल। और डी ऑप्शन है दाल, खाद्य तेल एंड लकड़ी। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं नंबर 3, सबसे ज्यादा आयात करते हैं पहला खाद्य तेल।
खाद्य तेल हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं, जो खाद्य तेल है जिसको मस्टर्ड ऑयल के रूप में जानते हैं, या और भी खाद्य तेल है। दूसरे नंबर पर आपका आता लकड़ी और उससे संबंधित पदार्थ, लकड़ी और उससे संबंधित पदार्थ। थर्ड है दाल। तो ये क्रमशः है कि भारत में सबसे ज्यादा आयात पहले नंबर पर खाद्य तेल को किया जाता है, दूसरे नंबर पर लकड़ी और उससे निर्मित पदार्थ को किया जाता है, और थर्ड नंबर पर दाल को किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट एक प्रकार का ऑर्डर है आयात के संदर्भ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? यानी भारत सबसे ज्यादा निर्यात उसी वस्तु का करता है। सबसे ज्यादा कौन सा? चाय का, कि कॉफी का, कि बासमती चावल का, कि दाल का? किसका सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत द्वारा बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर हम कहें चावल का कटोरा कौन सा राज्य है, एक प्रश्न और हमने उठा दिया, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आप याद रखना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो बासमती चावल का भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आपने देखा होगा आपके गांव में मिट्टी का तेल पहले मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, या अभी भी अनाज मिलता। अभी कोविड लॉकडाउन के कारण जिन दुकानों से हमको ये सारा सामान मिलता है उसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान कहेंगे, अर्थात पीडीएस शॉप कहेंगे, जिसके अंतर्गत सरकार अपने माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण करती है। अभी तो वस्तुएं कहेंगे, सेवाएं तो अभी हाल ही के दिनों में कुछ नहीं है, तो वस्तुओं का वितरण करती है। तो इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? इसको मैनेज रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? आप बताइए कि जो आपके गांव में, शहरों में, कस्बों में सार्वजनिक वितरण की दुकान है, जिसके माध्यम से आप वर्तमान में चावल या दाल या आपका गेहूं पा रहे होंगे, इस समय फ्री में मिल रहा है, तो ये सार्वजनिक वितरण की प्रणाली के अंतर्गत सहकारी, आपके पास सहकारी राशन बांटने की दुकानें होती हैं। तो इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? तो इसका करेक्ट आपका आंसर क्या है? क्या केवल एक केंद्र सरकार द्वारा, क्या केवल राज्य सरकार द्वारा, या दोनों द्वारा, या दोनों द्वारा? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल, दोनों द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। जो आपके यहाँ राशन वितरण की दुकान है उसका कंट्रोलिंग पावर दोनों के पास होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? वाणिज्यिक फसलों, कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? आप खुद जानते होंगे। कॉमर्शियल क्रॉप्स जिनका हम लोग ट्रेड करते हैं, जो जैसे मिंट फार्मिंग है आपका, तो इनको हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। जैसे एलोवेरा फार्मिंग है, ये सब वाणिज्यिक फसलें। पान की खेती है, सुपारी की खेती है, ठीक है, तो ये वाणिज्यिक फसलें हैं। आपका गन्ना भी आ जाता है। तो मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? यानी मूल्य समर्थन संचालन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है वाणिज्यिक फसलों के लिए? नफेड, नाबार्ड, ट्राइफेड या एफसीआई? किसके द्वारा ये मूल्य समर्थन संचालन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नफेड द्वारा हम लोग वाणिज्यिक फसलों का जो मूल्य समर्थन संचालन है वो नफेड करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नोट, करेंसी नोट, नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहां स्थित है? जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, ये आपने नोट देखा? ये कहाँ छपता है? नासिक में, कि होशंगाबाद में, कि हैदराबाद में, कि औरंगाबाद में, कि देवास में? कहाँ ये छापा जाता है? ठीक है, तो आपके पास ए ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4, बी ऑप्शन है 1 2 3 एंड 5,
सी ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5, डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कहां पर पब्लिश होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अर्थात 1 नासिक में छापा जाता है, 2 होशंगाबाद में छापा जाता है, 3 हैदराबाद में छापा जाता है एंड 5 देवास में छापा जाता है। यहां पर नोट प्रिंटिंग होती है बट औरंगाबाद में नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अभी मैंने बताया राशन की दुकानें जिसके माध्यम से सरकार खाद्य सुरक्षा अधिकार हमको प्रदान करती है, गरीबी पे डायरेक्ट अटैक करती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य की दुकानों, उचित मूल्य की दुकान आपने देखा होगा, आपके गांव में 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल जो इस समय फ्री मिल रहा, के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में, गांव में बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तु, आपका क्या है, दाल, चावल, गेहूं, आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। पीडीएस के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, आप बताओ। जो आपके गांव में राशन की दुकान है, गवर्नमेंट राशन की दुकान है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत दुकान आती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? क्या चावल मिलता है, क्या गेहूं मिलता है, क्या दाल मिलता है, क्या चीनी मिलता है, क्या केरोसिन मिलता है? बताइए क्या क्या चीज मिलती है। आप लोग गांव में या कस्बों में या इन दुकानों पे जरूर कभी ना कभी गए होंगे, तो बताइए कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? क्या चावल मिलता है, क्या गेहूं मिलता है, क्या दाल मिलता है, क्या चीनी मिलता है, क्या केरोसिन मिलता है, या सभी मिलते हैं? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ए 1, 2, 3, 4, बी 1, 2, 3, 5, सी 2, 3, 4, 5 एंड डी 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसमें भी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहली चीज मिलती है यहाँ पर चावल, दूसरा चीज मिलती है गेहूं, तीसरी चीज मिलती है दाल और पांचवी चीज मिलती है केरोसिन तेल। अभी भी कहीं पे मिलती है, लेकिन चीनी को पहले मिलती थी, अब चीनी वर्तमान में नहीं मिल रही है। क्लियर है? वह पहले मिलती थी, पहले आप राशन की दुकानों के माध्यम से पहले आप कपड़ा भी प्राप्त करते थे, पहले आप क्या कहते हैं, कोयला मिलता था, इसके अंतर्गत कोयला, पहले इसके अंतर्गत कपड़ा, कोयला, नमक भी मिलता था। बहुत समय पहले चीनी मिलती थी, लेकिन अब सारी चीजों को बंद कर दिया गया है, ये सारी चीजें अब बंद हो चुकी हैं। तो राशन की दुकान के अंतर्गत ये आवश्यक वस्तु थी, पहले राशन की दुकानों के माध्यम से इतना मिलता था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनको बंद किया गया। केवल 1, 2, 3 एंड 5 वस्तुओं को वितरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है पीडीएस में मिलने वाली वस्तुएं, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिए, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। सार्वजनिक, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, चावल, गेहूं, दाल, केरोसिन, ये चारों चीजें मिल रही हैं, चीनी हट गई है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से कौन मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? पीली क्रांति जो है वो अंडे से संबंधित है, सुनहली क्रांति तिलहन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। बताइए कौन सा मिलान सही है? क्या पहला और दूसरा मिलान सही है? क्या पहला और तीसरा मिलान सही है? क्या दूसरा और तीसरा मिलान सही है? क्या तीसरा और चौथा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान बेस्ट है, आप बताइए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ मिलान ही करेक्ट है, अर्थात ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, पीली क्रांति आप अंडे से समझ ही नहीं रहे हैं, सुनहरी क्रांति तिलहन से हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। दैट इज करेक्ट। ओके, नाउ जस्ट ये दिस इज क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड जो खोला गया था, कब खोला गया था नाबार्ड? ये रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए खोला गया था 1982 में। इसका टारगेट था रूरल फाइनेंस को बढ़ावा देना, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत ग्रामीण डेवलपमेंट से संबंधित जैसे बैंक है, जैसे ग्रामीण
बैंक है, आपके सहकारी बैंक है, ये इससे नाबार्ड से लोन लेकर के गांव को उधार देते थे। तो नाबार्ड एक प्रकार से रूरल डेवलपमेंट एजेंसी थी जो 1982 में ओपन किया गया था। ये एक प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आरबीआई का काम करता है। जैसे आरबीआई सारे बैंकों को लोन और रेगुलेट करता है, उसी प्रकार नाबार्ड भी एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे बैंक और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। तो इसमें भारत सरकार का शेयर कितना है, मतलब भारत सरकार इसमें कितनी पूंजी अपनी लगाई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 55% या बी 51% या सी 99% या डी 75%? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात 99%, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 99% अपनी पूंजी लगाई है, अर्थात लगभग पूरा भारत सरकार द्वारा ही नाबार्ड संचालित किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? अर्थात लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करना, लोगों को उनके जीवन यापन के लिए, जीवन सुरक्षा के लिए खाद्य देना, और मानक मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये कि नहीं कि लोगों को, गरीब लोगों को आप सड़ा गला अनाज दे दो, कीड़े लगे वाला नहीं। मानक अधिनियम एक स्टैंडर्ड होता है। उस एक्ट को कब, अभी हाल ही के दिनों में इस एक्ट को लागू किया गया ताकि कोई भी खाद्यान्न के अभाव में कोई भी प्रॉब्लम न झेले। कब हुआ? 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2011 में? इसे कब लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2006 में। ये बना तो एक्ट यहाँ पर, बट लागू नहीं हुआ। ठीक है, ये एक्ट 2006 में बना, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये एक प्रकार का एक्ट है। ठीक है, ये बना तो 2006 में, लेकिन लागू हुआ 2011 में। तो इस प्रकार ये 2006 में एक्ट बना। नेक्स्ट है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? भारत के कुल ऋण में बाहरी ऋण का जो भारत के कुल बाहरी ऋण में जो हम बाहर से टोटल ऋण लेते हैं, उसमें किसका हिस्सा सबसे ज्यादा है? क्योंकि भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए टोटल एक्सटर्नल लोन लेना पड़ता है। हम लोग लोन लेते हैं कंट्रीज से, संस्थाओं से, इनसे लोन लेते हैं। तो इसमें बताइए किस प्रकार का लोन सबसे अधिक है? दीर्घकाल वाला, मध्यकाल वाला, लघु अवधि वाला या अत्यंत दीर्घकाल वाला? बताइए किस प्रकार का लोन भारत सरकार ने सबसे ज्यादा लेकर के रखा है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो लोन है वो ए है, दीर्घकालीन ऋण सबसे ज्यादा भारत सरकार ने ले रखा है। दीर्घकालीन वो ऋण होते हैं जो जिसकी ब्याज की दर कम होती है तथा इसका चुकाने का पीरियड काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? भारत का समेकित निधि का, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत के आकस्मिक निधि या प्रधानमंत्री राहत निधि? तो ये किसका पार्ट है? तो ये है भारत का सार्वजनिक खाता, यानी राष्ट्रीय लघु बचत निधि भारत का सार्वजनिक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से किस मुद्रा में है? अभी हमने पूछा किस प्रकार का है, अब कुल विदेशी ऋण जो हमने विदेश से ऋण लिए हैं उसमें किस मुद्रा में हमने सबसे ज्यादा ऋण लेकर के रखे हैं? आप बताइए, डॉलर में, भारतीय रुपए में, जापानी येन में या यूरो में? यूरोपियन कंट्री में भी चलता है, यूरो इज द वेरी इंपॉर्टेंट करेंसी। तो बताइए किस में हमारे पास सबसे ज्यादा ऋण है? तो याद रखना, भारत ने सबसे ज्यादा ऋण यूएस डॉलर के रूप में लेकर के रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? यानी कौन सा ऐसा टूल्स है जो हम मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा उपाय है जिसे हम कहेंगे कि ये वास्तव में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए नहीं है?
मुद्रास्फीति रोकने के लिए ऐसी रीत जिसके कारण मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कम हो जाए। मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कम हो जाए तो कौन सा? बैंक रेट बढ़ा दिया जाए तो कम हो जाएगा, कि रिजर्व अनुपात आवश्यकताएं बढ़ाना, इससे हो जाएगा, कि खुली बाजार में सुरक्षाएं खरीदना, सिक्योरिटीज खरीदना, या क्रेडिट की राशनिंग करना। तो बताइए कौन सा है जो मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? देखिए, बैंक रेट बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति आपका रुकेगी, रिजर्व अनुपात बढ़ाएंगे तो रुकेगी, खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदेंगे, अगर कोई ओपन मार्केट ऑपरेशन में कोई चीज खरीदी जाएगी तो मुद्रा का प्रवाह क्या होगा? मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, अर्थात ये नीति नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 19, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? कौन सा आंकड़े हैं जो हर मंथ सरकार जारी कर देती है? WPI का, अर्थात वेटेज प्राइस इंडेक्स का, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, या IIP का, या उपरोक्त सभी? कौन सा डेटा है जो हर मंथ जारी हो जाता है? बताइए, ए कि बी कि सी कि डी? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है वो है डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, अर्थात इन WPI का मासिक डेटा जारी होता है, CPI का मासिक डेटा जारी होता, IIP का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी मासिक डेटा जारी होता, अर्थात तीनों का मासिक डेटा जारी होता। उपरोक्त सभी ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कम से कम इतनी मजदूरी देना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति को इतनी मजदूरी, एक निश्चित मजदूरी मिले, तो अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में, कि 1950 में, कि 1955 में, कि 1975 में? आप बताइए। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1900 स्वतंत्रता के जस्ट बाद पारित हुआ, अर्थात एक व्यक्ति को निश्चित रूप में मुद्रा के रूप में निश्चित मजदूरी के रूप में मिलना अधिकार है, इसे एक्ट के रूप में पारित किया गया। तो दोस्तों, ये मैंने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल मैंने टफ किया, जानबूझकर किया, क्योंकि आप सिंपल लेवल पे बहुत अधिक काम कर चुके थे, इसलिए क्योंकि हमको नेट JRF लेवल का तैयार करना, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का तैयार करना, इसलिए मैंने PGT लेवल का भी तैयार करना, इसलिए मैंने इसका लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है। तो थैंक यू। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि हम आपके शंका का समाधान कर सके। थैंक यू वेरी मच।